नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज मैं आपको एक वाक्य देना चाहता हूँ, एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ। देखो ये वाक्य क्या है। उसे रोको मत जाने दो। वाक्य क्या है? उसे रोको मत जाने दो। एक साधारण ही वाक्य है, लेकिन इस वाक्य में अगर मैंने रोको के बाद अल्प विराम दे दिया तो इसका अर्थ बदल जाता है। आज मैं इस वाक्य के साथ खेलना चाहता हूं। किस प्रकार से हम खेल सकते हैं देखो, और किस प्रकार से खेलने के बाद हम इसका अर्थ पूरी तरीके से बदल सकते हैं और बदला जा सकता है। तो उसे रोको मत जाने दो एक साधारण वाक्य है, और इस वाक्य में रोको के बाद अगर हमने अल्पविराम दे दिया तो इसका अर्थ बदल जाता है। तो कैसे बदलता है देखो। उसे रोको, उसके बाद हमने अल्पविराम दे दिया, मत जाने दो। उसे रोको मत जाने दो, इसका अर्थ हुआ उस व्यक्ति को रोको, जाने मत दो। ये इसका अर्थ होता है। फिर हम थोड़ा इस अल्प विराम को, उसकी जगह को बदलते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब हम देखेंगे इस अल्प विराम को मत के बाद, इस अल्प विराम को मत के बाद लगा देते हैं तो क्या होता है देखो। उसे रोको मत जाने दो, यानी इसका अर्थ हुआ उस व्यक्ति को रोको मत जाने दो। तो देखिए मित्रों, एक अल्प विराम की जगह बदल जाने से पूरा वाक्य का अर्थ बदल जाता है। ठीक है, तो आज हम विद्यार्थी मित्रों यही देखेंगे कि ये जो अल्प विराम क्या है, एक विराम चिन्ह है। आज हम इन्हीं विराम चिन्हों को देखेंगे, सीखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत राड़े। आज आपको मैं विराम चिन्ह के बारे में बताना चाहता हूं, कुछ सिखाना चाहता हूं। विराम चिन्ह क्या होते हैं? विराम चिन्ह हमारे भावों को प्रकट करते हैं। देखिए मित्रों, जब हम बोलते हैं तब क्या होता है, हम कई भाव प्रकट करते हैं। हर्ष को प्रकट करते हैं, आनंद को प्रकट करते हैं, दुख को प्रकट करते हैं, विस्मय को, आश्चर्य को प्रकट करते हैं। हम तो स्वाभाविक रूप से बोलते हैं। बोलते वक्त हमारे मुंह से बहुत सारे शब्द निकलते हैं, तो उस प्रकार से हम भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं बोलकर। लेकिन उसी भावनाओं को जब हम पढ़ते समय कैसे प्रकट करेंगे? तो उन भावनाओं को पढ़ते समय हम क्या कर सकते हैं? इन्हीं विराम चिन्हों को लगाकर, इन्हीं विराम चिन्हों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? इन भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मालूम हो गया होगा कि आज हम विराम चिन्हों के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम सबसे पहले विराम चिन्ह की परिभाषा देखते हैं। तो चलिए देखो, बोलते समय या बातचीत करते समय हम एक ही गति से नहीं बोलते, बल्कि बीच बीच में रुकते हुए बोलते हैं। रुकने की इस क्रिया को हम विराम कहते हैं। लिखते समय रुकने की इन जगहों पर कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो समझ में आ गया दोस्तों, विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है, विराम चिन्ह की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब इन्हीं विराम चिन्हों के बहुत सारे प्रकार है, बहुत सारे भेद है। इनमें से कुछ भेद हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस चिन्ह को। इस चिन्ह का नाम है पूर्ण विराम। देखो मित्रों, इस चिन्ह को तो हम कई बार देखते हैं, लेकिन इसका नाम हमें मालूम नहीं। इसका नाम है पूर्ण विराम। तो इसका प्रयोग हम कहां पर करते हैं?
जब एक साधारण वाक्य होता है या कोई लंबा वाक्य होता है, उस वाक्य के खत्म हो जाने के बाद, उस वाक्य के पूरा हो जाने के बाद इसका प्रयोग करते हैं। यानी कोई भी एक वाक्य हो तो उस वाक्य को अगर हम पूरा करते हैं, यानी अर्थपूर्ण वाक्य होना चाहिए, उस वाक्य को हम अगर पूरा करते हैं, तब उस जगह पर, उस वाक्य के पूरा हो जाने पर इस चिन्ह को हम लगाते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। देखो, इसका प्रयोग यानी पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है। जैसे, उसके उदाहरण देखो, जैसे रोशनी के रंग फैलाना अच्छा है। रमन के पापा दरवाजे पर ही मिल गए थे, यानी यहाँ पर ये वाक्य पूरा हुआ। रमन के पापा दरवाजे पर ही मिल गए थे। ऐसे कुछ बहुत सारे वाक्य हम पढ़ते हैं, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ पर करना है हमें मालूम नहीं होता। तो चलो हम आगे चलते हैं। अगला विराम चिन्ह है ये। इस चिन्ह को कहते हैं अल्प विराम। जैसे हमने शुरू में देखा कि अल्प विराम की जगह बदलने के बाद किस प्रकार से हम उसका अर्थ बदलते हुए भी देखते हैं, तो ये अल्प विराम है। अब अल्प विराम का उपयोग यह है, यानी प्रयोग यह है कि जहां जहां पर हम कम समय के लिए रुकते हैं, वाक्य पढ़ते वक्त हम कहीं पर कम जगह कम समय तक रुकते हैं, तो इस चिन्ह का उपयोग करते हैं, जिसको हम अल्प विराम कहते हैं। पूर्ण विराम से थोड़ा कम, यानी बहुत कम, ठीक है, रुकते हैं, उसको ही हम अल्प विराम कहते हैं। इसकी परिभाषा देखो, पढ़ते अथवा लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार एक वाक्य में आए विविध नामों को अलग अलग बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे, जिस रफ्तार से हम गए थे, दूनी रफ्तार से वापस आए। सहयोग मन, वचन, कर्म, इन तीनों से होता है। तो देखिए, आपको मालूम हो गया होगा कि अल्प विराम का उपयोग कहां पर होता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे का विराम चिन्ह है ए। इस विराम चिन्ह को कहते हैं अर्ध विराम। क्या कहते हैं विद्यार्थी मित्रों? अर्ध विराम। अब अर्ध विराम का प्रयोग कहां पर करना होता है, कैसे करना होता है, देखते हैं। अभी तो हमने सीखा, पूर्ण विराम को हमने सीखा, अल्प विराम को भी सीखा। अब हम अर्ध विराम को सीखने वाले हैं। अर्ध विराम का प्रयोग कहां पर करते हैं? अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा समय तक जिस वाक्य में हम रुकते हैं, या पूर्ण विराम से थोड़ा कम जहां पर हम रुकते हैं, उस जगह पर क्या करते हैं? अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। देखिए, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, तो उस लंबे वाक्यों को दो अलग अलग वाक्य होते हैं, तो बीच में हम जोड़ते हैं, तब भी अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जहां अल्प विराम से कुछ अधिक देर रुकना हो, वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे, हिंदी साहित्य के विकास उन्नति में डायरी का भी योगदान है। हम आपस में कितना भी लड़े टकराए, बाहरी शत्रु के लिए एक ही है। तो ये था अर्ध विराम। अब हम आगे चलते हैं अगले विराम चिन्ह की ओर। अगला विराम चिन्ह है ए। विद्यार्थी मित्रों,
ये विराम चिन्ह देखकर तो आपको मालूम हो गया होगा कि ये विराम चिन्ह कौन सा है। सही कहा आपने, इस विराम चिन्ह का नाम है प्रश्नवाचक विराम चिन्ह या प्रश्न सूचक विराम चिन्ह या प्रश्नार्थक विराम चिन्ह। ठीक है, तो ये विराम चिन्ह कहां पर लगाया जाता है, इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? देखिए विद्यार्थी मित्रों, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं और पूछते वक्त उस वाक्य में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिन शब्दों के कारण वो वाक्य प्रश्नार्थक हो जाता है। तो शब्द कौन से हैं? देखिए, क्या, कौन, कहां, किस लिए, कैसे, ऐसे जब शब्द आते हैं तब इन शब्दों के कारण वो जो वाक्य है वो प्रश्नार्थक बनता है। और फिर इस वाक्य के बाद इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां पर हमने क्या किया होता है, प्रश्न पूछा होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि प्रश्नवाचक चिन्ह और उसका प्रयोग कहां पर किया जाता है। सही कहा। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस वाक्य में कोई प्रश्न हो वहां इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे आखिर नाखून इतने बेहया क्यों हैं? क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? तो ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं जहां पर हम क्या करते हैं, इस प्रश्न चिन्ह का उपयोग करते हैं। अब हम आगे चलते हैं अगली विराम चिन्ह की ओर। अगला विराम चिन्ह है ए। अब विद्यार्थी मित्रों, आपको ये विराम चिन्ह मालूम होना जरूरी है या किसी को मालूम भी नहीं होगा। इस विराम चिन्ह का नाम है योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह। विद्यार्थी मित्रों, जब हम किताब पढ़ते हैं तब किताब पढ़ते वक्त हमारे सामने ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं जिन शब्दों के बीच ये चिन्ह होता है, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का अर्थ ये है जोड़ना। क्या करना? जोड़ना। दो अलग अलग शब्दों को जब जोड़ा जाता है तब इन चिन्हों का उपयोग करते हैं। जैसे कि देखो, माता पिता, यहां वहां, इधर उधर, ऐसे बहुत सारे शब्द पढ़ते वक्त हमारे नजर में आते हैं। अब ये इसका काम क्या है, क्यों इसका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? देखो, माता और पिता। अब इसमें जो और शब्द है, इस और शब्द की जगह पर इस चिन्ह का उपयोग करते हैं, जिसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे वाचन में आते हैं, तो इसको हम नजरअंदाज करते हैं कि हम कभी विचार नहीं करते कि इस चिन्ह को यहाँ पर क्यों लगाया होगा, इसका प्रयोग यहाँ पर क्यों किया होगा। हम इसका विचार नहीं करते, लेकिन उसका एक अलग सा अर्थ हमें यहाँ पर सूचित करता है। तो और की जगह, माता और पिता की जगह और जो है बीच में, उस और के बदले यहाँ पर योजक चिन्ह से उसे सूचित करना होता है कि यहाँ पर और शब्द है। तो और शब्द हम लिखते नहीं हैं, उसकी जगह पर हम क्या करते हैं, इस योजक चिन्ह को लिखते हैं। तो ठीक है, इसकी परिभाषा देखो। दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं हम? दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे, इसने श्री रामकृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। यहां पर जो रामकृष्ण शब्द है, इन दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह है, और दूसरे वाक्य में अपने अपने, इन दो वाक्यों के बीच भी योजक चिन्ह है। तो इस प्रकार से योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं
अगला विराम चिन्ह क्या है? अगला विराम चिन्ह है मित्रों ए। ए विराम चिन्ह है और इस विराम चिन्ह का नाम है विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह या विस्मय सूचक विराम चिन्ह। देखो मित्रों, जब हम असल जिंदगी में जीते हैं तब हमारे मन में बहुत सारे भाव होते हैं। उन भावों को हम प्रकट करते हैं, इसीलिए ही विराम चिन्हों का उपयोग करते हैं। लेकिन विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह या विस्मय सूचक विराम चिन्ह को भी इसी कारण ही लगाया जाता है, इसी कारण ही इसका उपयोग करते हैं। देखो, जब हम आनंदित होते हैं तब अचानक से हमारे मुंह में कुछ शब्द आते हैं। जब हम डरते हैं, भयभीत होते हैं, तब भी कुछ सोचकर हम वाक्य नहीं बोलते। उस वक्त क्या करते हैं? सोचकर वाक्य नहीं बोलते, शब्द नहीं बोलते। अपने आप हमारे मुंह में क्या होता है? वो शब्द आते हैं। ठीक है, कुछ सुंदर वस्तु अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं अरे वाह, क्या सुंदर वस्तु है। अगर कोई सुंदर इमारत हम देखते हैं तो अचानक से हमारे मुंह में शब्द आते हैं, वाह कितनी अच्छी इमारत है। तो ऐसे भाव जब हम प्रकट करते हैं, डर हो, भय हो, हर्ष हो, विस्मय हो, आश्चर्यचकित होना, तो उस वक्त हम क्या करते हैं? उस शब्द के बाद इस चिन्ह का उपयोग करते हैं, जिससे हमें पता चले कि यहाँ पर किसी ना किसी भाव को प्रकट किया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे भाव होते हैं जो हमारे मन में स्थायी रूप से होते हैं, और जब कोई घटना घटती है कोई घटना, तो उस भावों को हम प्रकट करते हैं। ठीक है, तभी हम इसका उपयोग करते हैं। इसी को ही विराम चिन्ह कहते हैं। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा। देखो, हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, भय आदि भावों को व्यक्त करते हैं, वहां इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे हे भगवान, आज बच्चे क्या खाएंगे? वाह, क्या बात है। ठीक है, तो ऐसे कुछ इसके उदाहरण हैं जो हमें सूचित करते हैं कि ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे चलते हैं अगली विराम चिन्ह की ओर। अगला विराम चिन्ह है ए। ये है एकहरा अवतरण चिन्ह या एकहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, पढ़ते वक्त आपने कई शब्द ऐसे देखे होंगे कि उस शब्द के शुरू में और बाद में ऐसा चिन्ह हमें दिखाई देता है। इस चिन्ह का प्रयोग ये है कि जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त किसी शब्द को अगर हमें हाईलाइट करना है, किसी शब्द पर हमें जोर देना है, तब इस एकहरा अवतरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कि देखो, मैंने अगर यहाँ पर कहा कि श्याम के घर का नाम राजकमल है, तो हमें राजकमल को हाईलाइट करना है, राजकमल इस शब्द पर जोर देना है, या पढ़ते हुए व्यक्ति की नजर उस शब्द पर जाए, इसलिए राजकमल को हम क्या करेंगे? एकहरा अवतरण चिन्ह देंगे और पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि उस पर जाए, उसको हाईलाइट करने के बाद। तो किसी शब्द को, या कोई एक लंबा वाक्य होता है, उस वाक्य में भी क्या होता है, उस वाक्य को भी हमें हाईलाइट करना होता है, तब भी हम क्या करते हैं? इस एकहरा अवतरण चिन्ह का, इस एकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है। किसी व्यक्ति के नाम, उपनाम, किसी पुस्तक का नाम अथवा किसी सुविचार आदि को लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजनीति का विज्ञान
इस देश के वेद है। एकता है जहां खुशहाली है वहां। तो इस प्रकार से कुछ वाक्य है जिससे हम जान सकते हैं कि ये एकरा चिन्ह है। अब हम आगे चलते हैं विद्यार्थी मित्रों। आगे का विराम चिन्ह है ए। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इकरा चिन्ह जैसा ही दिखने वाला ये चिन्ह है, लेकिन यहां पर दो दो चिन्ह है, दो दो इकरा चिन्ह है, लेकिन इसका नाम इकरा नहीं है, तो इसका नाम है दोहरा उद्धरण चिन्ह। देखो, ये दोहरा उद्धरण चिन्ह तो हमें कई बार दिखाई देता है, पर इसको हम नजरअंदाज करते हैं और आगे ही पढ़ते जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, इसका प्रयोग क्यों करते हैं? देखो, कोई नाटक होता है, उस नाटक में कुछ संवाद होते हैं, ठीक है, या कहानी में कुछ संवाद होते हैं। नाटक तो अलग बात है, लेकिन कहानी में भी जब हम कहानी पढ़ते हैं तो कहानी में भी क्या होता है, कुछ संवाद आते हैं और उन संवादों को दर्शाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यानी किसी व्यक्ति ने अगर संवाद बोला है तो उस व्यक्ति का संवाद ज्यों का त्यों, उस व्यक्ति का संवाद ज्यों का त्यों दर्शाने के लिए या ज्यों का त्यों लिखने के लिए इस चिन्ह का उपयोग करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया आपको कि किसी ने कही हुई बात या किसी ने कहा हुआ संवाद, बोला हुआ संवाद ज्यों का त्यों जब हम लिखते हैं तो उस वाक्य को हम दोहरा अवतरण चिन्ह देकर हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इसी को हम क्या करते हैं, कहते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह या दोहरा अवतरण चिन्ह। तो इसकी परिभाषा देखो क्या है। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखना हो तब वहां इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा, मैं कलाकार हूं, पेंट करती हूं। जीभ ने दांतों को चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाऊं। तो इस प्रकार से कुछ चिन्ह है और इससे हमें पता चलता है कि ये दोहरा अवतरण चिन्ह है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे चलते हैं। आगे का विराम चिन्ह है ए। ठीक है, इस चिन्ह को भी हम कई बार पढ़ते वक्त देखते हैं। इस चिन्ह का नाम है विवरण चिन्ह। जब किसी वाक्यांश को हम आगे चलाते हैं, आगे भी शुरू रखना चाहते हैं, वो खत्म नहीं होता, तब इस चिन्ह को लगाया जाता है या इसका प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है विवरण चिन्ह। यानी किसी की कोई अगर हमें सूची देनी है, जैसे कि भारत देश में निम्नलिखित राज्य है, तो यहां पर ये वाक्य खत्म नहीं होता, पूरा नहीं होता। भारत देश में निम्नलिखित क्या है, राज्य है। उसके बाद भी ये वाक्य लगातार शुरू होगा। तो किस माध्यम से शुरू रहेगा, तो हम राज्य के नाम बताएंगे। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है। इस प्रकार से एक प्रकार की सूची हम बनाते हैं, उसको ही विवरण बोलते हैं। किसी बात का हम क्या करते हैं, विवरण देते हैं, तफसील देते हैं, तब इस चिन्ह का उपयोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं विवरण विराम चिन्ह। तो हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। जब किसी वाक्यांश के बारे में कुछ विस्तार से कहना हो या किसी पद की व्याख्या करनी हो, तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे विशेषण के निम्नलिखित भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक।
ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस विवरण चिन्ह को यहां पर लगाते हैं या इसका प्रयोग करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे चलते हैं। अगला और अंतिम विराम चिन्ह है ए। इस विराम चिन्ह को भी हम कई बार देखते हैं। इस विराम चिन्ह का नाम है कोष्टक। जी हाँ मित्रों, इसका नाम है कोष्टक। अब देखो, जब कोई हम नाटक पढ़ते हैं तो कई बार जो कैरेक्टर होते हैं, जो किरदार होते हैं, उनके भावों को व्यक्त करने के लिए कोष्टक में कुछ शब्द होते हैं, और उस भाव को प्रकट करने के लिए या उस कैरेक्टर ने कौन से भाव व्यक्त किए हैं वो हमें सूचित करने के लिए, दर्शाने के लिए कोष्टक में उसे सूचित किया जाता है। या उस कैरेक्टर की कोई कृति हो, जैसे कि शिवाजी महाराज जी ने तलवार निकाली, तो ये वाक्य अगर नाटक में है तो तलवार निकाली, ये जो शब्द है इसको क्या करेंगे, हम कोष्टक में लिखेंगे। यानी अगर कोई व्यक्ति कोई कृति करता है नाटक में, तो उस कृति को समझाने के लिए क्या करते हैं, हम उस वाक्य को या उस शब्द को कोष्टक में लिखा जाता है, और उसी चिन्ह का यानी कोष्टक चिन्ह का यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब यही कोष्टक दूसरी और भी इस्तेमाल होता है। इसका प्रयोग किसी शब्द का अर्थ बताने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, या कोई शब्द है जो हमें पढ़ते वक्त इसका अर्थ मालूम होना चाहिए, तो इसका अर्थ हम मालूम कैसे करेंगे, तब भी किसी शब्द का अर्थ बताने के लिए भी उस शब्द के सामने कोष्टक में उस शब्द का अर्थ लिखा होता है। तो इस प्रकार से इस कोष्टक का प्रयोग करते हैं। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं मित्रों। चलो, किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए अथवा नाटकों में पात्र के भाव व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, मुझे शर्त मंजूर है, कोष्टक में देखो पर्दा गिरता है, यानी यहां पर पर्दा गिरने की कृति व्यक्त की है। ठीक है। डर कर कौन बोल रहा है, यानी यहां पर एक भाव व्यक्त किया है। ठीक है, डरना यानी वो जो कैरेक्टर है उस वक्त डरेगा। डर कर, कोष्टक में लिखा है डर कर कौन बोल रहा है, यानी वो कैरेक्टर अभी क्या हुआ है, डरा हुआ है। इसको सूचित करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, डर कर इस शब्द को कोष्टक में रखेंगे। तो ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आपको समझ में आ गया। तो इतनी सारी और भी बहुत कुछ विराम चिन्ह है जिनका अर्थ हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। विराम चिन्ह सिर्फ पढ़ने में, लिखने में या पढ़ाई में ही इसका इस्तेमाल होता है ऐसा नहीं है, तो हमारी असल जिंदगी में भी इसका प्रयोग होना चाहिए और हम करते हैं। लेकिन हम जब लिखते हैं या पढ़ते हैं तब इन विराम चिन्हों को देखना और समझना बहुत जरूरी होता है। आशा करता हूं कि आपको ये विराम चिन्ह समझ में आए होंगे, और फिर हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक नमस्कार।